हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एनएमआर। एनएमआर मतलब होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टली एनएमआर। एनएमआर का यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। In NMR spectroscopy, there is an interaction between electromagnetic radiation with nucleus. So NMR में न्यूक्लियर है, मतलब न्यूक्लियस है, मैग्नेटिक रेजोनेंस। सो क्या होगा कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमको रेडिएशन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन न्यूक्लियस के साथ दिखने को मिलेगा, और इन दोनों की इंटरेक्शन की वजह से हम क्या कर पाते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर पाते हैं। अब क्या होता है कि यूवी वेव्स, ठीक है, ये जनरली यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन की, इट अफेक्ट द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर आईआर वेव जो होती है वो जनरेट करती है ऑसिलेशन, जैसे रोटेशनल वाइब्रेशनल इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल में रोटेशन, अगर रोटेशनल या वाइब्रेशनल ऑसिलेशन करना हो तो फिर हम आईआर देते हैं। और एनएमआर के लिए हम जो वेव यूज करते हैं तो वो हम यूज करते हैं रेडियो वेव, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस को एक्सपोज करते रेडियो वेव के अंडर में, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही वो रेडियो वेव एब्जॉर्ब करेगा, वो अपनी ग्राउंड लेवल के एनर्जी लेवल से एक्साइटेड लेवल में चला जाएगा, और उसके बाद में क्या करेगा, हमको एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलता है, ठीक है। एक्साइटेशन होगा, एक्साइटेशन के बाद जब डी एक्साइटेशन होता है वो क्या करता है, कुछ एनर्जी लॉस करता है, और उसके वजह से हमको क्या मिलता है, मशीन में एक स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, और उस स्पेक्ट्रम से, वो ग्राफ से हमको क्या मिलेगा, हमको उस स्ट्रक्चर के, मॉलिक्यूल के बारे में पता चलेगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल देखते हैं। सो प्रिंसिपल क्या है कि इलेक्ट्रॉन है, जैसे इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, ठीक है, तो स्पिन एक तो प्लस हाफ माइनस हाफ कैसे भी हो सकता है, पर इलेक्ट्रॉन का स्पिन फिक्स होता है, हाफ वैल्यू कंफर्म होती है। वही जैसे इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, न्यूक्लियस भी स्पिन करता है अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। इनको ये भी स्पिन मोशन शो करते हैं। इनकी वैल्यू, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए हम एस यूज करते हैं, न्यूक्लियस के लिए हम आई की वैल्यू यूज करते हैं, पर इसमें क्या होता है कि आई की वैल्यू फिक्स नहीं होती, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक तो प्लस हाफ करेगा, नहीं तो माइनस हाफ करेगा, पर न्यूक्लियस जरूरी नहीं है कि प्लस हाफ करे, माइनस हाफ करे, वन करे, टू करे। इसकी आई की वैल्यू, मतलब स्पिन की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो आई की वैल्यू किस पे डिपेंड होती है, आई की वैल्यू डिपेंड होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे। इसका मतलब एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड करती है। अब एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर अगर दोनों भी इवन हो तो आई की वैल्यू आएगी जीरो, ठीक है। आई की वैल्यू कैसे आएगी, जीरो। जैसे एग्जांपल, इसमें एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों भी इवन है, तो ऐसे जिसमें इवन मास नंबर, इवन एटॉमिक नंबर होंगे, वो क्या करेंगे, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते, कोई भी स्पिन शो नहीं करते। क्या होता है कि हमारा एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और सेंटर में होगा हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। अब स्पिन तो सभी करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी स्पिन करता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब स्पिन करता है, पर जब हम इवन नंबर ऑफ मास और इवन नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर लेते हैं ना, तो इनमें क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 6 हो, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनकी क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। अब पेयरिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अब कोई ऐसा एक सिंगल बचा ही नहीं है जिनका स्पिन से हम एनएमआर मेजर कर पाए, इसलिए हमको पेयरिंग नहीं होनी चाहिए। तो वो कब होगी, जब ऑड नंबर ऑफ मास होगा या ऑड नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होगा, ऐसी कंडीशन में ही क्या होता है, एक बचा कुचा एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ऐसे रहेगा जो स्पिन करेगा, और उसके स्पिन की वजह से हमको एनएमआर सिग्नल मिल पाएगा। तो इसलिए एग्जाम्पल क्या करते हैं हम कि ऐसे लेते हैं जिसमें ऑड नंबर ऑफ मास हो, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन और फॉस्फोरस, ये एनएमआर एक्टिव होते हैं, ठीक है। या फिर इवन मास नंबर हो, पर कैसे हो, एटॉमिक नंबर उनका क्या हो, ऑड हो, तो ये भी क्या होता है, इनमें एक पेयर ऐसा बच जाता है, एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन ऐसा बच जाता है जो स्पिन कर पाता है, और अगर वो स्पिन कर पा रहा है तो वो कैसे होगा, एनएमआर एक्टिव होगा। तो हमको एनएमआर की स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए, हमको ऐसे न्यूक्लियस चाहिए जो एनएमआर एक्टिव हो, और वो कब होंगे, जब ये कंडीशन फुलफिल हो, ठीक है। और
फिर वो स्पिन्स दिखाते हैं इसके अकॉर्डिंग, वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो होता है उसकी स्पिन एक तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होती है स्पिन, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है। When any nucleus with I is greater than 0 is placed in the external magnetic field, ठीक है। हमने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे न्यूक्लियस में पुट कर दिया जिसकी वैल्यू कुछ है, जीरो नहीं है, मतलब उसमें क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ होंगे। इट कैन ओरिएंट इट एट डिफरेंट डायरेक्शन, तो वो क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंट करेंगे। हमने क्या किया है कि किसी न्यूक्लियस को, या हाँ किसी न्यूक्लियस को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, ठीक है। तो क्या करेगा, इसका कुछ ओरिएंटेशन रहेगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये भी क्या करेगा, ये भी थोड़ा सा मूव होके इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, बराबर। द नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन इज आर गिवन बाय, तो कितने पॉसिबल ओरिएंटेशन है उसको कैलकुलेट करते हैं 2i+1 से, ठीक है। For example, for proton, I is equal to half. Hence, number of orientation in external magnetic field become 2. क्या हो जाएगा, अगर I की वैल्यू हाफ है तो इस फॉर्मूला में डालेंगे हम ये हाफ प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 2। सो पॉसिबल ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, एक तो माइनस हाफ या प्लस हाफ, दो ओरिएंटेशन हो गए उसके, ठीक है। सो so the proton align in, एक तो वो सेम इस डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ही रहेगा, ठीक है, इसके साथ ही, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में भी रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा हमारा, साउथ टू नॉर्थ ऐसा भी रह सकता है, या नॉर्थ टू साउथ अपोजिट डायरेक्शन में भी रह सकता है, कैसे भी अलाइन कर सकते हैं, दो पॉसिबल ओरिएंटेशन है इसके, ठीक है, प्लस हाफ माइनस हाफ। When spinning nucleus is placed in magnetic field, जब हम कोई स्पिनिंग न्यूक्लियस को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, they try to align in the direction of magnetic field, तो वो क्या करते हैं, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ में रखा है उसको, तो वो ट्राई करते हैं कि वो इसी डायरेक्शन में ही इनके साथ ही मूव कर पाए, अलाइन हो पाए। कौन, न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस स्पिन करते तो एज अ टाइनी बार मैग्नेट वो भी एक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, उनके जैसे ही ट्राई करते हैं, बट ड्यू टू स्पिनिंग मोशन इट कैन नॉट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। हाउएवर इट स्टार्ट रोटेटिंग एट पर्टिकुलर एंगल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पर क्या होता है कि उनकी खुद की स्पिनिंग है, इसके वजह से वो उतना कर नहीं पाते, ठीक है। तो क्या होगा कि इट स्टार्ट रोटेटिंग एट पर्टिकुलर एंगल, तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे हम कंसिडर करते कि हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। हमारा क्या होगा, पहले हमारा न्यूक्लियस ऐसे था, अब डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ऐसी होगी। क्या होगा कि जैसे ही ये वाला न्यूक्लियस हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में कर दिया, ये खुद स्पिन कर रहा है, वो क्या करेगा, ट्राई करेगा रोटेट करने का इस डायरेक्शन में, बराबर, यहाँ साउथ डायरेक्शन, यहाँ नॉर्थ, इस डायरेक्शन में टर्न करने की वो क्या करेगा, कोशिश करेगा। दिस इज कॉल्ड एज दी प्रिसिजनल मोशन, तो ये जो मोशन होता है जब ये अलाइन होता है इस डायरेक्शन में, उसको क्या बोलते हैं, प्रिसिजन मोशन, क्या बोलते हैं, प्रिसिजनल मोशन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी, और इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी लगती है, ये यहाँ से यहाँ रोटेट होने के लिए, सेम डायरेक्शन में अलाइन होने के लिए, उसको बोलते हैं प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये होता है प्रिसिजनल मोशन, ठीक है। और अब नेक्स्ट पढ़ते, क्या बोला है, द प्रिसिजनल मोशन कैन बी इन और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब वो प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी जो होती है, प्रिसिजनल मोशन होता है, ये हमारा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो ऐसी ही रहेगी। तो हमारा न्यूक्लियस ऐसे था, ऐसे करके उसको इस डायरेक्शन में आना है, तो एक तो वो ऐसे आ सकता है इन डायरेक्शन, या फिर वो ऐसे भी आ सकता है, इस डायरेक्शन में भी आ सकता है, मतलब अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं। तो ये रोटेशन के लिए क्या बोलेंगे, जो लगता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिसिजनल मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, सो अलाउ द एनर्जी लेवल स्प्लिट इनटू टू सेट,
तो इसमें क्या होता है, एनर्जी लेवल दो स्टेट में स्प्लिट हो जाती है, लोअर वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू +½ एंड हायर वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू -½ ठीक है। एज स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड फील्ड इंक्रीजेस, तो जैसे से अपन क्या करेंगे, अगर +½ है मतलब कम एनर्जी लग रही है, मतलब वो उसी डायरेक्शन में इजीली जा रहा है, पर अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो उसको तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी अपने को मूव करने के लिए, हायर एनर्जी में चला जाएगा, तो इसलिए उसको -½ से रिप्रेजेंट किया। एज द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड फील्ड इंक्रीजेस, एनर्जी ऑफ सेपरेशन इंक्रीजेस। These two states have a different energies and separation between energies is given by, तो ये हमको दो एनर्जी लेवल्स दिखाइए, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल्स दिखाइए, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में दिखाइए, एक एनर्जी लो एनर्जी होगी, एक हायर एनर्जी होगी, दोनों का डिफरेंस जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ई से, विच इज इक्वल टू हमारे पास अल्फा गैमा, दैट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो, H0 है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, सो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज न्यू इज इक्वल टू गायरोमैग्नेटिक रेशियो डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई विथ H0, ठीक है। ये हमको एक फॉर्मूला मिला। सो इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू द न्यूक्लियस टू स्प्लिट द एनर्जी लेवल। सो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं न्यूक्लियस पे, ताकि वो क्या करे, एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो पाए, ठीक है। इट इरेडिएटेड विद द रेडियो वेव एट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस पे रेडियो वेव डालते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। व्हेन दिस फ्रीक्वेंसी मैच विद द एनर्जी गैप, ठीक है। अब हमको इतना तो समझ में आ गया कि इनमें क्या होता है, एक एनर्जी गैप बन जाती है, ठीक है। एक तो हाई वो स्पिनिंग कर रहे हैं ना, प्रिसिजनल मोशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी गैप तैयार हो रही है। अगर कोई फ्रीक्वेंसी हम क्या करेंगे, हमको पता नहीं है कितनी एनर्जी गैप कितनी है, तो हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी की डालते जाएंगे। जब फ्रीक्वेंसी उस एनर्जी गैप को मैच करेगी, क्या होगा, एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, वहां न्यूक्लियस वो एब्जॉर्ब करेगा उतनी फ्रीक्वेंसी बराबर, क्योंकि उसको उतनी की जरूरत है। अगर एनर्जी गैप होगी 50, कंसिडर करते 50, तो हमने, और हम फ्रीक्वेंसी दे रहे 10, 20, 30, 40, 50, तो जब 50 आएगा, जब इतना ही आएगा खाना, तभी वो उतना ले पाएगा, बराबर। तो तब जब, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी उस पर मारते हैं, न्यूक्लियस पे बम्बार्ड करते हैं, और जब उसकी एनर्जी गैप से वो मैच करेगा, वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन फट से कर लेगा। फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ सिग्नल इट इज पॉसिबल टू गेट अ स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूल। तो उसके बाद में क्या होगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर एक्साइटेशन हो जाएगा, फिर हमको ग्राफ मिलेगा, और ग्राफ से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे मॉलिक्यूल के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब कैसे सैंपल होता है, क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखो, ये होता है हमारा सैंपल सेल, ये दिख रहा है ट्यूब, इसमें हम क्या करते हैं, अपना सैंपल डालते हैं। अब सैंपल लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो सैंपल इज टेकन इन द सैंपल सेल, इसमें डाल दिया अपना सैंपल। टेक प्लेस एट द सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, दिख रही मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच में हमने अपना सैंपल डाल दिया, ठीक है। जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट और रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर, ये हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, ठीक है, जो क्या करेगा, सैंपल पे वो फ्रीक्वेंसी बम्बार्ड करेगा, ठीक है। ये डाल रहा है, दिख रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कॉइल वायर अराउंड द सैंपल सेल। तो ये यहाँ कॉइलिंग इसलिए की है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी सैंपल पे जा पाए, ठीक है। Any change in the frequency is recorded by the recorder supported by the readout system, ठीक है। तो ये हमारे पास रिकॉर्डर है जो क्या करेगा, कुछ भी चेंजेस आएंगे तो उसको रिकॉर्ड कर पाएगा। In order to record NMR spectrum, constant radio frequency is supplied to RF generator from RF generator। तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहा है, उसमें अपने सैंपल पे क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी सप्लाई कर रहा है, ठीक है। सो कभी 60 मेगाहर्ट्ज, कभी 100 मेगाहर्ट्ज, कभी 200 मेगाहर्ट्ज, ऐसे। द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिड सो एज टू इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग बिटवीन द एनर्जी लेवल। तो जब तक वो एनर्जी लेवल तक पूरा पहुंच नहीं जाता, जब तक मॉलिक्यूल स्प्लिट नहीं होते, तब तक वो क्या करेगा, सप्लाई करते रहेगा। As soon as the splitting energy delta E match with the supply of radio frequency, हमने ऑलरेडी अभी देखा कि डेल्टा ई से क्या होना चाहिए, डेल्टा ई से हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच होनी चाहिए। अगर ये मैच हो गई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैच हो गई,
तो ही क्या होगा, हमको प्रॉपर सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करता है, जैसे ही मैच होगी प्रोटॉन का क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा वो फ्रीक्वेंसी को, और हमको क्या मिलेगा, पिक मिलेगा। ये पिक जो है ये क्या करेगा, रिकॉर्डर प्रॉपर एब्जॉर्ब करता है और हमको यहाँ कंप्यूटर में पिक मिलती है इस टाइप की। ठीक है, सो ये था इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। अब देखते हैं हम रिलैक्सेशन इफेक्ट, ये क्या चीज़ है ये देखते हैं। अब ये टर्म क्या है इसके बारे में देखते हैं। The energy separation between ground state and excited state in NMR spectroscopy is extremely small. ठीक है, जो एनर्जी सेपरेशन होता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, इन दोनों की एनर्जी सेपरेशन ये बहुत छोटी होती है। एज रिजल्ट डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द टू लेवल इज वेरी स्मॉल। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर ये एनर्जी गैप कम है तो इसका मतलब क्या, कि इन दोनों में जो दो लेवल में न्यूक्लियाई जो होंगे, ठीक है, दो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का डिफरेंस भी क्या होगा, कम होगा। When nuclei absorb the radio frequency, they get excited. अब हम बोल सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, कंसिडर करते हैं कि चलो कितने ये टोटल 6 न्यूक्लियाई है ग्राउंड स्टेट में, क्या होगा, रेडियो वेव डालेंगे। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये एक्साइटेड लेवल में चले जाएंगे कुछ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब when nuclei absorb the radio frequency, they get excited. नंबर ऑफ न्यूक्लिया इन द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट बिकम इक्वल। तो क्या होगा कि नंबर ऑफ न्यूक्लिया अगर ये 6 है तो क्या हो जाएगा कि जब वो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेंगे तो दोनों भी साइड क्या होंगे, इधर 3 और नीचे 3, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियाई ऊपर 3 रहेंगे और नीचे 3 रहेंगे, इक्वल आ जाएंगे। आफ्टर दिस द फर्दर एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल, इसके बाद में फर्दर एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज सैचुरेशन। ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन बोलते हैं। अगर सैचुरेशन हुआ तो हमको कंटिन्यू सिग्नल नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है कि हमको एनएमआर के लिए पहले तो एनएमआर एक्टिव स्पीसीज चाहिए थे, अब हमको मिल गए। इसके बाद में सेकेंड कंडीशन ये है हमारी कि हमको कंटिन्यू सिग्नल चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि क्या कौन सी स्पीसीज है, क्या नहीं है, बराबर कंटिन्यू मिलना चाहिए। तो कंटिन्यू मिलने के लिए हमको सैचुरेशन कंडीशन नहीं चाहिए। मतलब हमको ये जो प्रोसेस है ना कि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, इसको रोकना पड़ेगा, बराबर। हमको सैचुरेशन नहीं करना है, हमको ग्राउंड लेवल में क्या होने चाहिए, ग्राउंड लेवल में अगर 6 है तो ऊपर हमको बस 2 ही चाहिए। ठीक है, 2 ही न्यूक्लियस चाहिए। ठीक है, ऐसी कंडीशन चाहिए, तभी क्या बोलेंगे हम कि रिलैक्सेशन हुआ, सैचुरेशन नहीं हुआ। हमको किसी भी हालत में सैचुरेशन नहीं चाहिए, क्योंकि सैचुरेशन की वजह से हमको एनएमआर सिग्नल कंटिन्यू नहीं मिलता। ठीक है, और हमको कंटिन्यू अगर चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनएमआर सिग्नल को रिलैक्स करना पड़ेगा, तब जाके हमको कंटिन्यू एनएमआर सिग्नल मिलेगा। इतना क्लियर है। अब ऐसी प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच the process is opposed by de-excitation of nuclei is called as a relaxation। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको अपोज करना है, इसको ऊपर जाने से रोकना है। यहाँ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम जाने चाहिए ऊपर। ठीक है, इसको रोकना है तो हम इसको 2 मेथड से रोक सकते हैं। एक तो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, इसमें क्या होगा, एक्साइटेड प्रोटॉन गिव्स एनर्जी टू द लैटिस। तो क्या होगा इसमें, ये जो भी रेडियो वेव जब जाएगा लोअर में, तो वो जब एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड होने के बाद ये प्रोटॉन क्या करेगा, इमीडिएटली अपनी एनर्जी लॉस करेगा और फट से नीचे आ जाएगा। अगर ये जल्दी ही नीचे आ गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वैसे ही हुआ, कुछ चेंज हो गया क्या, नहीं हुआ, जितना गया उतना नीचे आ गया। तो लैटिस को एनर्जी देने की वजह से भी रिलैक्सेशन होता है। ये तो नंबर मेंटेन रह गया। और दूसरा है कि स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन, इसमें क्या होगा, एक्साइटेड प्रोटॉन गिव एनर्जी टू द अनदर प्रोटॉन। तो ये क्या करेगा, एक्साइटेड प्रोटॉन जैसे एनर्जी मिली, एक्साइटेड चला गया और इसने अपनी एनर्जी किसी और को दे दी, और फिर से ये क्या हुआ, डी एक्साइटेशन हो गया। तो हमको बेसिकली डी एक्साइटेशन करवाना है। ठीक है, डी एक्साइटेशन जितना करेंगे अपन उतना क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, और रिलैक्सेशन होगा तो हमको क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस सिग्नल मिलेंगे, कंटिन्यू मॉनिटरिंग कर पाएंगे अपन। ठीक है, तो ये था हमारा रिलैक्सेशन इफेक्ट के बारे में।